हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। यानी जो जीव जंतु हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन को हिंदी में हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। ठीक है, एक स्टोरी है, उससे हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, विद द स्टूडेंट ऑफ एनसीईआरटी बुक भूजो। One day, भूजो was eagerly waiting. eagerly waiting का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। To meet his grandparents who were coming to the town after a year. यानी जो भूजो था वो बहुत बेसब्री से अपने दादा दादी से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा था, जो कि उसके नगर में आ रहे थे आफ्टर अ ईयर, यानी एक साल बाद। He was in really hurry as he wanted to receive them at the bus stop. वह सच में जल्दी में था क्योंकि वह उन्हें बस स्टॉप से लेकर आना चाहता था। He ran fast. वह बहुत तेज दौड़ा। And reached the bus stop in a few minutes. और कुछ ही मिनट में वो बस स्टॉप पर पहुंच गया। He was breathing rapidly. He was breathing rapidly. वह बहुत तेजी से सांस ले रहा था। His grandmother asked him why he was breathing so fast. उसकी दादी ने उससे पूछा कि तुम इतना तेजी से सांस क्यों ले रहे हो? भूजो told her that he came running all the way. तो भूजो ने उन्हें क्या बताया कि वह पूरे रास्ते दौड़ दौड़ के आया है। But the question got stuck in his mind. एक क्वेश्चन उसके दिमाग में फंस गया। क्या? He wondered why running makes a person breathe fast. कि भागने से, ठीक है, भागने से सांस जल्दी जल्दी लेना क्यों शुरू कर देते हैं? कोई भी इंसान जब भागता है तो भागने पर वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना क्यों शुरू कर देता है? द आंसर टू द भूजोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। और जो भूजो का क्वेश्चन है इसका आंसर किसमें छुपा है कि हम ये जान लें कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं। समझ में आया? ब्रीथ क्यों करते हैं, हम सांस लेते ही क्यों हैं। ठीक है, जब हम इसको समझ जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि भूजो की ब्रीथिंग जो है वो जब वो दौड़ कर आया तब एकदम से फास्ट क्यों हो गई। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है। बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीथिंग होता है। नहीं बच्चों, जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ओनली पार्ट। ब्रीथिंग इज डिफरेंट देन रेस्पिरेशन। ये मैं चैप्टर की स्टार्टिंग से ही क्लियर करना चाहूँगी। ब्रीथिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। ठीक है बच्चों, लेट्स लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। चलिए रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। वाई डू वी रेस्पायर? हम रेस्पायर क्यों करते हैं? इन चैप्टर 2 you learned that all organisms are made up of small microscopic unit called cell. आपने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सभी एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक यूनिट, एक छोटी सी इकाई से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं। ठीक है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। यानी जो सेल है वो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हो गया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो छोटे 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 सेल्स से मिलकर बने होते हैं और वो सारे सेल्स जो हैं वो फंक्शन भी करते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी एक छोटी सी यूनिट, एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक यूनिट, यानी जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिखती है, ऐसी यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। और जितने भी सेल होते हैं सभी अपना अपना कुछ काम करते हैं, सच एज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कराते हैं, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड
रिप्रोडक्शन। वैसे तो न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन पर आगे नेक्स्ट और चैप्टर्स हैं, बट मैं कुछ शॉर्ट में बताना चाहूँगी, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड का लेना। स्टार्टिंग जो प्रोसेस होती है वो न्यूट्रिशन से होती है। ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत कहाँ पड़ गई? बॉडी में जो भी ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम जो है वो हम ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन में बच्चों क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन में ये पढ़ेंगे कि जितना भी रिमूवल जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है, जैसे कि हमारी बॉडी का स्वेट हो गया, तो जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालना, ये एक्सक्रीशन होती है प्रोसेस। और रिप्रोडक्शन क्या होती है? अपने जैसे कई और को जन्म देना, ये रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी जो हैं ये लाइफ प्रोसेसेस हैं, इन्हीं का एक हिस्सा है रेस्पिरेशन, जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए सेल को किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, तब भी जब हम खा रहे हों, हम सो रहे हों, हम पढ़ रहे हों, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों? एनर्जी की। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है? ठीक है, ये एनर्जी कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या आप बता सकते हो कि आपके पेरेंट्स आपको फोर्स क्यों करते हैं कि आपको रेगुलरली खाना खाना चाहिए? द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। क्यों? क्योंकि फूड के अंदर क्या होती है? एनर्जी, ऊर्जा भरी होती है, विच रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है। समझ में आया आपको? तो खाने के लिए, सोने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी हमें खाने के द्वारा मिलती है और रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। खाने के द्वारा एनर्जी मिलना, यानी खाने से एनर्जी मिलना, और रेस्पिरेशन के द्वारा रिलीज होना, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है बच्चों। चलिए, देयरफॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर, इसी की वजह से जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पायर करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। यानी आपने खाना खा तो लिया, लेकिन खाने में से एनर्जी कैसे आएगी? वो आएगी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। समझ में आया बच्चों? ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेने के दौरान, वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा में सांस लेते हैं। क्या करते हैं हम हवा में सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, आपको पता है कि हवा में क्या है? ऑक्सीजन है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या करते हैं? ब्रीथ आउट, यानी सांस निकालते हैं, और सांस में, उस सांस से जो हवा होती है उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और द एयर वी ब्रीथ इन, और जो सांस हम अंदर लेते हैं, इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल बॉडी पार्ट, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में चली जाती है। और जो सांस हम अंदर लेते हैं वो सांस कौन सी है? उस सांस में क्या है? जो सांस हम अंदर ले रहे हैं वो एक हवा के रूप में ले रहे हैं, और वो जो हवा है उसमें ऑक्सीजन है। क्या है बच्चों? ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो सांस हम अंदर लेते हैं वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जाती है, और फिर अंत में कहाँ तक पहुँच जाती है? सेल्स तक। जो हमारी बॉडी में सेल हैं उन सभी सेल तक पहुँचती है। इन द सेल्स, और सेल में क्या होता है फिर? ऑक्सीजन इन एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। सेल में क्या हो रहा होता है? जो ऑक्सीजन आती है हमारे सांस लेने के दौरान हवा से, वो खाने को तोड़ने में मदद करती है। किस में मदद करती है? खाने को तोड़ने में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द
सेल जिस प्रोसेस में खाना जो है वो टूटता है, खाना टूटता है सेल में, किस में टूट रहा है खाना? सेल में, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स, और जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी के सेल में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है बच्चों? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक। In the cell, the food is broken down into carbon dioxide. यानी सेल में क्या होता है फिर? जो खाना है, जिसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, जो खाना होता है उसे ग्लूकोज बोलते हैं, इस ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन। सिंपली बच्चों हो क्या रहा है कि जो सेल है उस सेल में सबसे पहले ऑक्सीजन पहुंच रही है। जब भी हम सांस लेते हैं तो उस एयर में, जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचती है। और ऑक्सीजन क्या करती है? जो भी खाना होता है सेल के पास, जो हमने खाया है, उस खाने को तोड़ने का काम करती है। किसका काम करती है? तोड़ने का काम करती है और एनर्जी को रिलीज करती है। इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और खाना जब टूटता है तो किसकी फॉर्म में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस्तेमाल किसका करती है? ऑक्सीजन का। समझ में आया? When breakdown of glucose occur with the use of oxygen, अब यहाँ पर हम ब्रेकडाउन पढ़ेंगे दो तरीके के। कितने तरीके के? दो तरीके के ब्रेकडाउन हैं। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, और दूसरा जिसमें विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला वाला ब्रेकडाउन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, और जो खाना है वो दूसरी तरीके से भी टूट सकता है जिसमें हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना करें, और इसको हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं बच्चों? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन एक बार फिर से सुनिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की हेल्प से खाना टूटता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी एब्सेंस में खाना टूटता है। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, और जो खाना टूटता है उसमें उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी दे देती है। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट। आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ईस्ट, दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो कि हवा की अनुपस्थिति में रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? एनारोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन्हें एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज क्या होता है? टूट जाता है। किस में टूटता है? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ग्लूकोज विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन क्या दे रहा है? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और विद द ऑक्सीजन में क्या दे रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर वाटर नहीं दे रहा, यहाँ पर क्या दे रहा है? एल्कोहल। ठीक है, तो फिर ये कौन सा हो गया? विदाउट ऑक्सीजन, और ये विद ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने आपको ईस्ट के बारे में बताया कि जो ईस्ट है वो
विदाउट ऑक्सीजन सांस लेता है। देखो बच्चों, ये ईस्ट है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो हमें आंखों से नहीं दिखता है। इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इसको देखते हैं। ठीक है, ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? सिंगल सेल वाले, यानी इनके पास एक ही सेल होता है। ठीक है, दे रिस्पायर एनारोबिकली, ये एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान यील्ड एल्कोहल, और क्या देते हैं? एल्कोहल। क्या क्या मिला था हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में? एनारोबिक यानी विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या मिला था बच्चों? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। और जो एल्कोहल है, जो इनके रेस्पिरेशन के बाद मिलती है, उसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? शराब बनाने में, वाइन एंड बियर। ठीक, अब एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात, अवर मसल सेल्स आर रिस्पायर एनारोबिकली। हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो भी एनारोबिकली रिस्पायर करती हैं बच्चों, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। कितनी अच्छी बात है, हमारी जो मसल्स हैं वो भी एनारोबिकली रिस्पायर करती हैं। इंटरेस्टिंग है ना? क्या आपको ये पहले पता था? चलिए, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए। When there is a temporary deficiency of oxygen, जब थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है थोड़े समय के लिए, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, फास्ट रनिंग, बहुत तेज दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, फॉर मेनी आवर्स, और वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई है एनर्जी देने के लिए, क्योंकि हम इतना हैवी काम कर रहे हैं, इनके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो फिर ऑक्सीजन भी ज़्यादा लगेगी, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो फिर क्या होगा? देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन करेंगे इन द मसल सेल्स। कौन करेगी? मसल सेल्स, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए। अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन तो करती है, कौन कर रही है यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन? हमारी मसल्स, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होगा हमारी मसल्स में वो टूटेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये दो पार्ट्स में टूट जाएगा, एक बनेगा लैक्टिक एसिड, दूसरा बनेगा एनर्जी। क्या क्या बन रहा है हमारी मसल सेल्स के द्वारा? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। क्या बन रहा है बच्चों? LACTIC, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। Have you ever wondered why you get muscle cramps after heavy exercise? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि हमें मसल्स में ऐंठन क्यों आने लगती है बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने के बाद? क्या सोचा है कभी? The cramps occurs when muscle cells respire anaerobically। और ये जो ऐंठन आती है ना, ये कब आती है? जब जो मसल सेल्स हैं वो एनारोबिकली रिस्पायर करती हैं। एनारोबिकली यानी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, जो शॉर्ट टाइम के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारी मसल्स रेस्पायर करती हैं, ठीक है। तो द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज पूरी तरह नहीं टूट पाता। पूरी तरह क्यों नहीं टूट पाता? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे, और ऑक्सीजन की कमी है, इसकी वजह से लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करती है, और ये जो लैक्टिक एसिड होती है ये एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी जम जाती है, और मसल में ऐंठन को पैदा कर देती है, यानी मसल में, आपकी जो मसल हैं आपको उनमें ऐंठन महसूस होती है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ। हमें इससे आराम भी मिल सकता है, जो ऐंठन आती है हमारी मसल्स में, हमें इससे आराम मिल सकता है
अगर हम गर्म पानी से नहा लें और मसाज करवा लें। ठीक है, कैन यू गैस वाई इट इज सो? क्या आप गैस कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे गर्म पानी से नहाने से या मसाज कराने से हमारी ऐंठन कम हो गई? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। वो क्या करता है, जो गर्म पानी है और जो मसाज है, इससे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से परिणाम स्वरूप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेस। जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है मसल सेल की वो बढ़ जाती है। द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड। और ऑक्सीजन की सप्लाई जब अच्छे से मिल रही है मसल्स को तो फिर लैक्टिक एसिड पूरी तरह टूट जाता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। समझ में आया आपको? ग्लूकोज ह्यूमन बींग्स की बॉडी में मसल सेल्स जो हैं जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। बट जब ईस्ट जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो ग्लूकोज को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ता है, तो किस में तोड़ता है बच्चों? वो तोड़ता है एल्कोहल में और एनर्जी में। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ब्रीथिंग यानी सांस लेना। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, ब्रीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। समझ में आया? तो ब्रीथिंग को पढ़ते हैं, एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है, आपसे एक एक्टिविटी करने को बोला गया है, एक्टिविटी 10.1। डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। आप इस एक्टिविटी को अपने टीचर के सुपरविजन में करें या टीचर की देखभाल में करें। और अभी आप अपने घर पे हैं तो आप इस एक्टिविटी को अपने पेरेंट्स की देखभाल में कर सकते हैं। क्लोज योर नॉस्ट्रल्स, अपनी नाक बंद कीजिए, एंड माउथ टाइटली, और मुंह को भी बंद कीजिए। लुक एट वॉच, घड़ी की तरफ देखिए। वॉट डिड यू फील, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या फील करोगे आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज, कितनी देर तक आप दोनों को बंद कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, और अपना टाइम नोट कीजिए जितने टाइम तक आप अपनी सांस रोक सकते हो। समझ में आया? सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इससे ज़्यादा अपनी ब्रीथिंग को नहीं रोक पाओगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये पता चलता है कि हम ब्रीथिंग के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते सांस लिए बिना। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। ब्रीथिंग का मतलब क्या है? हवा को अंदर लेना। टेकिंग इन एयर जो जिसमें ऑक्सीजन हो। कौन सी हवा को लेना? ऐसी हवा जिसमें ऑक्सीजन हो। एंड गिविंग आउट एयर, और ऐसी हवा का बाहर निकलना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं हवा में से, और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ देते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से, जैसे कि इसमें हमारा लंग्स रोल प्ले करता है, हमारी नॉस्ट्रल्स रोल प्ले करती हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द टेकिंग इन ऑफ एयर, हवा का अंदर लेना, रिच इन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? इन्हेलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं इन्हेलेशन। ठीक है, एंड गिविंग आउट ऑफ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और ऐसी हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसे बाहर निकालना, इसको हम एक्सेलेशन कहते हैं। एक इन्हेलेशन होता है
एक एक्सेलेशन होता है। समझ में आया आपको? इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस है विच गोज ऑन ऑल द टाइम, जो हर समय चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो प्राणी हैं उनकी पूरी जिंदगी ये प्रोसेस चलती रहती है, यानी ये प्रोसेस रुकती नहीं है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। ठीक है, यानी कोई पर्सन जो है वो कितनी बार सांस लेता है एक मिनट में, एक मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है, ये उसकी ब्रीथिंग रेट होती है। क्या होती है बच्चों? ब्रीथिंग रेट। एक मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है, ये उसकी ब्रीथिंग रेट होती है। क्या होती है बच्चों? ये उसकी ब्रीथिंग रेट होती है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के दौरान, है ना, ब्रीथिंग के दौरान इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटली। इनहेलेशन यानी सांस का लेना, अंदर लेना, सांस अंदर लेना, और एक्सहेलेशन सांस को छोड़ना, बाहर छोड़ना, टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या हो गया? एक के बाद एक, हम पहले सांस लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं। अब ब्रीथ मीन्स, और जब भी ब्रीथ का मतलब आएगा तो एक बार इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, यानी एक बार आपने सांस अंदर ली और सांस छोड़ी, इसका मतलब 1 ब्रीथ। ठीक है, फिर आपने क्या किया? दूसरी बार सांस ली और सांस छोड़ी, तो आपने कितनी ब्रीथ ली? 2 ब्रीथ ली। समझ में आया? वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट? क्या आप अपनी ब्रीथिंग रेट निकालना पसंद करोगे? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? ठीक है, क्या आप जानते हो कि ये कांस्टेंट है या फिर चेंज होती है, जिस तरह से जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, उस हिसाब से हमारी ब्रीथिंग रेट चेंज होती है। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी एक एक्टिविटी अब हम करने वाले हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो चेंज कैसे होती है। ठीक है, वो किन किन सिचुएशन में बढ़ जाती है और किन किन सिचुएशन में घट जाती है, और घटती बढ़ती कैसे है, ये हम आगे आने वाली एक्टिविटी में समझते हैं। एक्टिविटी 10.2, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। जनरली हमें ये पता ही नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं। हाउएवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर ब्रीथिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग, यानी अगर आप कोशिश करोगे तो आप अपनी ब्रीथिंग रेट निकाल सकते हो। ब्रीथिंग इन एंड आउट, नॉर्मली एक बार सांस ली फिर सांस छोड़ दी। फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट, और ये पता करो कि आपने कितनी बार सांस अंदर ली और कितनी बार सांस बाहर छोड़ी एक मिनट में। ठीक है, डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड? क्या आपने जितनी बार सांस ली उतनी ही बार सांस छोड़ी? नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट। आप अपनी ब्रीथिंग रेट काउंट करो। ब्रीथिंग रेट क्या हो गई बच्चों? जितनी बार आपने सांस ली पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में आपने सांस ली। ठीक है बच्चों, नाउ यू काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ पर यूनिट मिनट, यानी पर मिनट में आपने कितनी सांस ली। आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड रनिंग, ब्रिस्क वॉक क्या होता है? तेज चलना। एंड आफ्टर रनिंग, रनिंग क्या होता है? भागना, यानी बहुत तेजी से चलना और भागने से। ठीक है, आपको अपनी ब्रीथिंग रेट लिखनी है। रिकॉर्ड योर ब्रीथ, आप अपना ब्रीथिंग का रिकॉर्ड बनाइए और लिखिए यहाँ पर ब्रीथिंग रेट एज सून एज यू फिनिश, जैसे आप खत्म करते हो, एंड आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। और एक बनाइए जिसमें आप पूरी तरीके से रेस्ट कर चुके हो, उसके बाद अपनी ब्रीथिंग रेट लिखिए। टेब्यूलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस में अपनी ब्रीथिंग रेट नापिए और लिखिए विद दोज ऑफ योर क्लासमेट, अपनी क्लासमेट्स के साथ।
फ्रॉम द एबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट, इस एक्टिविटी से आप ये जान चुके हैं दैट वेन एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, जब भी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ही और शी ब्रीथ फास्टर, तो उसकी सांस कैसे हो जाती है, तेज। एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज, जिसकी वजह से जो मोर ऑक्सीजन है वो हमारे सेल तक सप्लाई हो सके। इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और ये क्या करती है, ये खाने के टूटने को बढ़ा देती है। एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, और इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस यहाँ से एक और क्वेश्चन पुटअप होता है, क्या डज दिस एक्सप्लेन, क्या ये भी एक्सप्लेन करता है वाई वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी, कि हमें भूख क्यों लगने लगती है फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद, क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहले तो बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हम तेज़ी से सांस ले रहे हैं। तेज़ी से जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा खाना भी बहुत जल्दी जल्दी टूट रहा है। अब खाना टूट रहा है, उसकी एनर्जी जो है वो फिजिकल वर्क में जा रही है, इसीलिए खाने की कमी हो रही है और हमें भूख लग रही है। ठीक है। व्हेन यू फील ड्राउजी, जब आप सुस्ती महसूस करते हैं, डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन, क्या आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो स्लो डाउन हो जाती है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या उस टाइम पर आपकी बॉडी ऑक्सीजन को अच्छे से ले पा रही होती है, क्या उसके पास पर्याप्त ऑक्सीजन होती है उस समय जब आप सुस्ती महसूस करते हैं, तो नहीं। अगर आप सुस्ती महसूस करते हैं उस समय जो हमारी ब्रेन के जो सेल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, एक फ्लो चार्ट पढ़ते हैं। ऑन एन एवरेज, अनुमान लगाया है, ठीक है, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। यानी अगर एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें, यानी जो बड़े लोग हैं उनकी बात करें, वो 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार सांस लेते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज के दौरान द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। यानी और जब वो हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी ब्रीथिंग रेट कितनी बढ़ जाती है, 25 टाइम्स बढ़ जाती है, 25 टाइम्स पर मिनट बढ़ जाती है। यानी पहले 15 से 18 हो रही थी 1 मिनट में, अब 25 हो रही है लगभग 1 मिनट में। वाइल वी एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, ना कि सिर्फ हम सांसें तेजी से लेते हैं, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन, और बहुत गहरी सांस भी लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर पहेली की बात सुनते हैं। पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है वाई वी यॉन, यॉन क्या होता है, झंबाई लेना। When we are sleepy और drowsy, यानी हम झंबाई क्यों लेते हैं, जब हमें नींद आ रही होती है, सुस्ती हो रही होती है, हम झंबाई क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारी ब्रेन सेल्स होते हैं, हमारे दिमाग के जो सेल्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं पहुंच रही होती है, इसीलिए हम झंबाई लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कैन यू से in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which it will be fastest। यानी आपकी एक और एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 10.3। ठीक है, इस एक्टिविटी में आपको बताना है कि हमारी कौन सी एक्टिविटी करते टाइम, यानी कौन सी प्रक्रिया करते टाइम हम सभी ये डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कौन सी एक्टिविटी करते टाइम हमें हमारी जो ब्रीथिंग रेट होगी वो फास्टर होगी और कौन सी एक्टिविटी करते टाइम वो स्लोअर होगी।
असाइन नंबर टू द पिक्चर, हमें पिक्चर को नंबर देना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, यानी इंक्रीजिंग रेट में हमें लगाना है, सबसे कम ब्रीथिंग रेट हमारी कब होगी, फिर ज़्यादा कब होगी, उससे ज़्यादा कब होगी और सबसे ज़्यादा हमारी ब्रीथिंग रेट कब होगी। चलिए बच्चों इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। ये लेडी जो है ये कपड़े साफ कर रही हैं, पढ़ते टाइम होगी या तो चढ़ते टाइम, चलते टाइम या फिर नॉर्मली वॉक करते टाइम। तो सबसे कम जो ब्रीथिंग रेट होगी हमारी वो होगी सोते टाइम। तो नंबर 1 किसको आया, सोते टाइम, ठीक है। और फिर पढ़ते टाइम हमारी जो ब्रीथिंग रेट होगी वो स्लो होगी, ठीक है, नंबर 2। फिर कपड़े धोते टाइम, बैठते टाइम ही तो धो रही हैं तो ब्रीथिंग रेट कम होगी, यानी तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद चलते टाइम हमारी ब्रीथिंग रेट जो होगी कम होगी। फिर उससे ज़्यादा ब्रीथिंग रेट कब होगी, उससे ज़्यादा होगी चढ़ते टाइम। और सबसे ज़्यादा कब होगी, सबसे ज़्यादा होगी दौड़ते टाइम, ठीक है। तो ये नंबर हमने असाइन किया। नंबर 1 जब हम सो रहे हैं तब सबसे कम, जब हम पढ़ रहे हैं तो उससे ज़्यादा, और जब हम कपड़े धो रहे हैं तो उससे ज़्यादा, और जब चढ़ रहे हैं तो नंबर 5 जब वॉक कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा, उसके बाद चढ़ रहे हैं, है ना, उसके बाद चढ़ने का नंबर है। उसके बाद फिर लास्ट में जो नंबर है वो है रनिंग करते टाइम, ठीक है। आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया होगा बहुत अच्छे से, और आपको ब्रीथिंग अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टॉपिक 10.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।